औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन्नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 9 मई है। गुज़िश्ता साल 9 मई के दिन जनाब इमरान खान नियाज़ी को गिरफ्तार किया। उनको गिरेबान से यानी कि यहाँ से पकड़ के, गिरेबान वैसे इसको कहते हैं लेकिन कॉलर से पकड़ के रेंजर एहलकारों ने जो है वो बड़े आराम से बिठाया गाड़ी के अंदर और उनको ले गए, जो गाड़ी उनकी होती है। घसीटते हुए नहीं लेके गए, बस चलाते हुए लेके गए। चलाना इसलिए भी ज़रूरी था कि इमरान खान साहब ड्रामा कर रहे थे और उनके हामी सहाफ़ियान पूरी कौम को बता रहे थे कि इमरान खान लंगड़ा हो गया, उसकी लत के अंदर गोली बज गई है, जो कि बिल्कुल फ्रॉड था, झूठ था, किज़ब बयानी थी, बहतान तराशी थी। लेकिन इस झूठ, किज़ब बयानी और बहतान तराशी के अंदर बड़े बड़े जय्यद खुद साख्ता सहाफ़ी और इमरान अहमद खान नियाज़ी के तर्जमान इमरानडू बदबूदार लोग भी शामिल थे। उन्हें इस बात पे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए आज के दिन कि ये शख्स जो कि 6 महीने ड्रामा करता रहा कि मैं लंगड़ा हो गया, मैं लंगड़ा हो गया, मैं लंगड़ा हो गया, उस लंगड़े को एक चपेड़ बजने का इम्कान पैदा हुआ था। मारी किसी ने नहीं चपेड़, एक चपेड़ मारने का इम्कान पैदा हुआ, उसके नचना शुरू कर दिया। जिस तरह जाली लंगड़ों को और जाली लुल्लों को पुलिस पकड़ती है और वो कहता है उठ पुत्र उठ, और वो उठ के दुड़की लगा जाता है। इमरान खान मंगता तो वो है ही है, फकीर तो वो है ही है, ज़कात खोर तो वो है ही है, चोर तो वो है ही है, जानी तो वो है ही है। लेकिन उस दिन फ्रॉडिया भी साबित हो गया कि जैसे ही उसे पता चला कि रेंजर वालों का हाथ बड़ा सख्त होता है, उठ के उसने ऐसी दुड़की लगा के गाड़ी में बैठा है। और ये तमाम फ्राडिये जो ऐसे पकड़ के खड़े हुए थे, मुर्शद का फल पुराना उतर गया है और नया चढ़ गया है प्लस्तर, ठीक है, तो वो प्लस्तर ऐसे लेके तस्वीरें बनाने थे। ये तमाम फ्रॉडिये जो हैं, ये सहाफत के नाम के ऊपर 5th जनरेशन हाइब्रिड नाम के वॉर के नाम के ऊपर मुसल्लत किए गए, प्रमोट किए गए। इनके अदारों ने इनको तनख्वाहें नहीं दी, इन्हें किसी और अकाउंट से तनख्वाहें दी गई। ये लोग जो हैं, इन मुजरमों को भी उसी तरह घसीटा जाना चाहिए जिस तरह इमरान खान नियाज़ी को नहीं घसीटा गया, उस तरह इनको घसीटा जाना चाहिए। ये जो उसको सेलिब्रेट करते फिर रहे थे, उसका हर झूठ, हर बहतान, हर किज़ब बयानी ये लोग अपने अपने अदारों में बैठ के अपने मुंह से उगलते हैं और कौम को गुमराह करने का बायस बनते हैं। इनको पहले इनका मक्कू ठप्पा जाना चाहिए, ये जो झूठ को आगे फैलाते हैं और इसे आज़ादी सहाफ़त या आज़ादी इजहार कहते हैं। ये दुनिया के किसी मुल्क के अंदर, किसी मुआशरे के अंदर ऐसे आज़ादी इजहार को अलाउ नहीं किया जा सकता। 9 मई वाले दिन एक तो इमरान खान नियाज़ी का जो इनकलाब था वो बेनकाब हुआ और दूसरा उसका फ्रॉड बेनकाब हुआ। अब फ्रॉडिया जब फ्रॉड करता हुआ पकड़ा जाता है रंगे हाथों, तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो वो कहे कि बहन माफी हो गई, बड़ी मजबूरी सी, छोटी बहन बीमार सी, बड़े दा पेट का ऑपरेशन सी, अम्मा नु टीबी हो गई हुई है, मैं की करदा, मंगने के अलावा कुछ। एक तो उसका ये ऑप्शन होता है, ठीक है, और दूसरा उसके पास ऑप्शन होता है कि वो पड़ जाता है उठ के ना, अगले के ऊपर डाल देना। वो कौन सा भला, वो चौधरी तेरी भैन ही जो नस गई सी, वो वाला लतीफा याद है ना आपको? एक मरासी जो था वो पकड़ा गया गांव के अंदर चारा चोरी करते हुए, खेत में उगे होते हैं तो वहां से चोरी चोरी काट रहा था। चौधरी के करिंदे उसको पकड़ के ले आए और जूते शूते मारे उसको चौधरी के डेरे के ऊपर। और उसने पूछा, हाँ भाई, ओए तुम्हें तो हम वैसे मांगने पे भी दे देते हैं, तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी? कहता, चौधरी तेरी भैन भी तो नस गई सी ना। ये आर्गूमेंट है आगे से इनका, ये 9 मई बर्पा करने वालों का। खैर 9 मई क्या हुआ जी, इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने जिस तरह लोगों को सोशल मीडिया के जरिए ऑर्गेनाइज्ड बलवा करने की तरबियत दे रखी थी, वो उसके ऐन मुताबिक निकले और निकल के करीब तरीन वाक़े फौजी तनसीबात के ऊपर हमलावर हो गए। ये वो मुनाफिक हैं, ये वो मुशरिक हैं जो कहते हैं कि फौज का सियासतदान में क्या काम, सियासत में क्या काम, लेकिन साथ में ही ये मुशरिकीन जो हैं, ये मुनाफिकीन जो है, कहते हैं मुज़ाकरात सिर्फ फौज से होंगे।
اب یہ ان کی منافقت اور شرک جو یہ کرتے ہیں، وہ عمران خان کو دیوتا مان کے، خدا مان کے، اس کی عبادت کر کے شرک ہی کرتے ہیں نا یہ مشرکین عمران خان کو جو ماننے والے ہیں، خدا ماننے والے ہیں، دیوتا ماننے والے ہیں، مرشد ماننے والے، یہ جو مشرکین ہیں، ان مشرکین کو میرا مطلب ہے کوئی شرم نہیں آتی یار؟ حد ہی ہو گئی یار اسی بات کی. ہر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے پہ پکڑنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو سچ تھا جو ہم بول رہے تھے. اچھا جی، اگر یہ سچ تھا تو جو اب بکواس کر رہے ہو اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ اگلا جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے اندر بلا مبالغہ یہ شہین صہبائی سے شروع ہو کے اور عدیل راجے تک سارے شریک ہیں، اور آرگنائزڈ طریقے سے. ان کی آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن آف کمیونیکیشن کے ذریعے ہوئی ہے، جو انہوں نے اپنے آپ کو واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے کنیکٹ کر کے اسپیشل کانٹینٹ جنریٹر ہائر کیے ہوئے ہیں، اور وہ ہیں بھی گورے. وہ ان کو لائن دیتے ہیں، اس کے اوپر اردو کریٹ ہوتا ہے، پھر جبران لیاس اس کو چرن کرتا ہے، چرن کر کے اس کو تمام میڈیا ایپس کے اوپر گھمایا جاتا ہے، اور گھما کے قوم کے اوپر اس فیک اور بیس لیس چیز کو ایک ورچوئل ریئلٹی کے طور پہ مسلط کر دیا جاتا ہے. ہر وہ شخص جو موبائل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ ان کا وکٹم ہے. اس کے اندر یوتھیا وائرس پوری طرح کمیونیکیٹ ہو چکا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جناب فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے احتجاج کرنا ہے کیونکہ رینجر نے عمران خان کے بقول گرفتار کیا ہے، اور رینجر چونکہ ایک جرنیل کے ماتحت آتی ہے، اور وہ جرنیل جو ہے وہ حافظ صاحب کے ماتحت آتا ہے، تو ہم نے وہاں پہ احتجاج کرنا ہے. کیجئے، فوجی تنصیبات کے باہر احتجاج کیجئے. احتجاج کرنے کا یہ نام ہے کہ آپ بینر لے کے جائیں، بینر لے کے کھڑے ہو جائیں، پوسٹر لے کے جائیں، پوسٹر لے کے کھڑے ہو جائیں، نعرے لگائیں. اندر گھسنا کہاں کی بات ہے؟ یہ کہاں کا جواز ہے؟ اندر گھس کے توڑ پھوڑ کرنا کہاں کا جواز ہے؟ جا کے میاں والی میں تیاروں کو آگ لگا دینا یہ کہاں کا جواز ہے؟ جا کے رینجر ہیڈ کوارٹر کے اندر پشاور میں ان کے تمام چیزیں لوٹ لینا، اور تاریخی جو وہاں پہ بندوقیں شدوقیں توپے شوپے پڑی ہوئی تھی ان کو دریا برد کر دینا یہ کہاں کا احتجاج ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کو ایسے نہیں کیا جا سکتا. تو پھر تو احتجاج تو ہوگا نا جی، تو پھر ہم کیسا کنٹرول کریں؟ میں اب کچھ اور کہنے لگا تھا، لیکن میرا مطلب ہے کہ سر آپ کیسے کنٹرول کریں؟ آپ تو نہ خود کنٹرول ہو پائے، نہ پنکی پیرنی کو کنٹرول کر پائے، آپ تو ایک دوسرے کو کنٹرول نہیں کر پائے نا. ٹھیک ہے، پھر دونوں نے کہا کہ تم مجھے کنٹرول کرو، میں تمہیں کنٹرول کرتی ہوں. پھر اس کے نتیجے کے اندر جو ہے پھر میری زبان اور کھلے گی تو بکواس نکلے گی منہ سے. آپ کیسے کنٹرول کر سکتے تھے ان کو؟ بھائی آپ نے بغاوت کی ہے، اور آپ کے واٹس ایپ گروپوں کے اندر آپ کی گندی نسل کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جیسے ہی آپ جی ایچ کیو کے باہر پہنچیں گے تو ساحر شمشاد مرزا صاحب بغاوت کر کے حافظ عاصم منیر کو ان کی نوکری سے فارغ کر دیں گے. عمر عطا بندیال نے، اور جس طرح یہ چھکوں کا ٹولہ جو ہے یہ جو کچھ کر رہا ہے اس طرح، تو پھر عمران خان کے لیے ایک 0 میٹر مرسیڈیز منگوائی جائے گی. اس کے اندر اس کو شہزادے کی طرف بٹھا کے اس کی چھت کھول کے چھت میں کھڑا ہو کے وہ ایسے ایسے کرتا ہوا اسلام آباد جا کے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے گا. ان ذہنی طور پہ مجہول اور ذہنی معذور مخلوق کو یہ بات باور کرا دی گئی ہوئی تھی. تو یہ تو وہاں پہ عمران خان کے آنے کا جشن منانے گئے ہوئے تھے کہ اب جناب جیل کا پھاٹک ٹوٹے گا، عمران خان چھوٹے گا. یہ ذرا پنجابی میں آ جاتے مطلب تو جاؤ جانا ہے، تو اس کو چھڑو، اردو میں ہی رہتے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ بغاوت تھی. پاکستان کے اندر بغاوت کے ذریعے آرمی کی کمان تبدیل کیا جانا مقصود تھا. اور یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جتنا ماتم اس شخص نے جناب حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کی تقرری پہ فرمایا تھا، میرا حافظ صاحب کے لیے کوئی لو لاسٹ نہیں ہے. میں تو شاید زندگی میں کبھی ملا بھی نہیں، اور شاید ریٹائر ہونے کے بعد کبھی ان سے کسی گولف کلب کے اندر ملاقات ہو جائے، لیکن ابھی تو فی الحال کوئی امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک اصول کی بات ہے یار، میرٹ کے اوپر وہ بندہ سینیارٹی کی لسٹ کے اوپر آ رہا ہے، اور یہ اس کے خلاف کبھی دھرنا لے کے جا رہا ہے، کبھی دھمکیاں دے رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے. آخر میں اس نے یہ بھی کہا کہ آپ میرے سے مشورہ کر کے ان کا تقرر کر لیں، میرے سے مشورہ کر لو آرمی چیف کی تقرری کے لیے. جب یہ طے ہو گیا کہ انہوں نے نہیں ہونا، پھر کسی نہ کسی طریقے سے مجھے بھی اس میں شامل کر لیں کہ میں نے یہ تقرر کیا ہے. ٹھیک ہے بھائی، تو کون ہے؟
पार्लियामेंट के अंदर तू मौजूद नहीं है, ना तेरी नुमाइंदगी है, तू इस्तीफा देके बाहर निकल चुका है, तू कौन है? कौन है तू? तो ये मौसूफ ने आखिरी दम तक, अब जब वो हाफिज साहब अपॉइंट हो गए तो अब उनके खिलाफ हम बगावत करवाएंगे और बगावत करवा के उनकी छुट्टी करवाएंगे। उसने ये बात साबित करने की कोशिश की है कि लड़ाई सिर्फ इमरान अहमद खान नियाजी और हाफिज सैयद आसम मुनीर की है, बाकी सियासी पार्टियां ये तो छोटी मखलूक कटिया लोग हैं, इनका तो मेरे से वास्ता ही कोई नहीं। ऐसे मौके के ऊपर शुरफा जो हैं वो क्या किया करते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि वो स्कूल के मास्टर वाला काम करते। ठीक है, स्कूल के मास्टर वाला काम जो है वो ज़्यादा डिटेल के साथ और बेहतरी के साथ तो आपको राजा कबीर बता सकते हैं, लेकिन स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, वो टेबल पे बैठे हुए थे कुर्सी से उठ के, और एक खातून उनको मुसलसल, जो कि एक बच्चे की माँ थी, और उन्होंने शायद बच्चे को मारा था, वो उनको गालियां दिए जा रही थी, दिए जा रही थी, और वो उस्ताद आगे से चुप करके मुस्कुरा के टेबल पे बैठे हुए गालियां खाए जा रहे थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने इस तरह एक हरकत की हुई थी जिसका कि हम बयान यहां पे नहीं कर सकते। ठीक है, हाफिज साहब ने भी वही हरकत की हुई है। वो उनके खिलाफ, वो उनके चमूना जात, उनके बैरूनी एजेंट, उनके स्पॉन्सर्ड। अब आपको मैं बात बताऊं, आप आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर निशानदेही करें कि यहाँ पे कश्मीरी मुजाहिदीन का कैंप वाक़या है या कैंप वाक़या रहा है, ये उसके निशानात हैं, और वो अगर आप पूरी तरह उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बना दें, 2 अरब रुपए की लागत, 2 अरब रुपया आपको मिलता है। ठीक है, ये नई स्कीम आई है। अब आप अंदाजा कर, इंडिया की तरफ से, अब आप अंदाजा करें कि वो इंडिया अगर आज़ाद कश्मीर में इतनी सरमायाकारी कर रहा है, तो इमरान अहमद खान नियाजी जिसने पूरे मुल्क को हिजान में बर्पा कर रखा है, पूरे मुल्क में तबाही फेर रखी है, उसके ऊपर वो कितनी इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी कर रहा होगा। और ये बात तो तय है ना कि इनकी हमायत के अंदर जितने इस वक्त ट्विटर के अकाउंट चल रहे हैं वो चेन्नई से ऑपरेट हो रहे हैं, जितने भी इफेक्टिवली जो बूस्ट मारते हैं, जो ये करते हैं, वो करते हैं। आज के दिन 9 मई के दिन सारा दिन सुबह से लेके अब तक जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, पीटीआई का कब्जा है, तो ये कब्जे ऐसे तो नहीं होते, इसके लिए तो बॉट्स होते हैं, इसके लिए तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं ना। हाँ, बहरहाल ये था जी 9 मई का। अगर हम 9 मई के मुल्ज़मान को छोड़ देते हैं, जैसे कि छक्के जज्जों की ख्वाहिश है, जैसे अतर मिनल्ला की ख्वाहिश है, अगर इनको हम हैंड फ्री दे देते हैं, तो फिर कोई भी कल को उठे, तालिबान उठे, वो आए हुकूमत पे कब्जा कर ले, फिर पाकिस्तान एक सेटल्ड रियासत की बजाय एक रोग स्टेट बन जाए। और ये असल रोग हैं, ये कैंसर है पीटीआई इस मुल्क का, इस मुआशरे का और इस रियासत का। और कैंसर का इलाज जो है वो इमरान खान नियाजी से ज्यादा किसी को नहीं पता। वो हिस्सा काटना पड़ता होता है जिस्म के साथ, इनको काटना पड़ेगा, अदरवाइज इनका कोई इलाज नहीं है। और वो इलाज के दौरान बंदा गंजा भी हो जाता है, सेहत भी चली जाती है, बाल भी उसके सारे गायब हो जाते हैं, भनों तक के बाल उसके गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये इलाज बहुत सख्त होता है। और हाफिज साहब अभी तक ये इलाज शुरू नहीं हो सका, क्योंकि दरमियान के अंदर छक्के जजेस और उनका सरपरस्त और जो अदलिया के अंदर ये गंद भर के गए हुए हैं, वो गंद खड़ा हुआ है दरमियान के अंदर। बहरहाल हमें हौसला हुआ कि मतलब कि एटमी साइंसदान के पुत्र अहमद शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर इस इरादे का इजहार किया है कि हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सर, पीछा छोड़ेंगे तो ये रियासत नहीं बचेगी। अगर आप इनको माफ कर देंगे तो रियासत पाकिस्तान के ऊपर फातिहा पढ़ लीजिए, ये रियासत नहीं बचेगी। अगर इन शरपसंदों को, इन तखरीबकारों को, इन दहशत गर्दों को, इन ज़हनी तौर पे मलून लोगों को आप माफ कर देंगे तो फिर इस रियासत के ऊपर फातिहा पढ़ लीजिए। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाजिरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।